1 साल के बाद हाई कोर्ट ने हमारे रेस्टोरेंट को 1 वीक के अंदर रीओपन करने के लिए एक आर्डर जारी किया। हाई कोर्ट का आर्डर, वो आर्डर लेकर मैंने जिस अफसर को रिस्पॉन्डिंग बनाया था हाई कोर्ट ने, उस अफसर को मैंने उस हाई कोर्ट के आर्डर को दे दिया। उसके बाद भी गोरखपुर का जिला प्रशासन मेरी दुकान को रिलीज करने के मूड में नहीं है। अब आप बताइए, न्यायालय के डायरेक्शन को भी मानने का उन लोगों के पास वो नहीं है। अब फिर मैं कंटम में जाऊंगा तो फिर वो मजिस्ट्रेट, वो अफसर बुलाया जाएगा, उसके बाद वो फिर मेरे खिलाफ किसी और मामले में कार्रवाई करेगा। इस मुद्दे को आपने अपने पार्टी के बड़े नेताओं या अखिलेश यादव तक ये बात पहुँचाई? भाई, इस मुद्दे को अखिलेश यादव तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की सारी समस्याओं पे हम लोगों के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बड़े अफसरों से बात भी किया। बड़े अफसर गोरखपुर के ये कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सरकार का दबाव है मेरे ऊपर। नमस्कार, व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ समाजवादी युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी जी हैं। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को अपने चैनल पे समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। हमारी तरफ से भी धन्यवाद आपको, हमारे चैनल को आपने समय दिया। व्यक्ति विशेष में प्रश्नों का दौर शुरू करें। थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन है फैमिली में, उसके बारे में। ये परिवार के बारे में ये है कि अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ मैं, और मुझसे छोटा एक भाई है और 3 बहनें हैं। मेरे फादर, मेरी माँ, टोटल 7 लोगों का परिवार है। और परिवार में स्थिति ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परिवार की आर्थिक स्थिति को जिस तरीके से गोरखपुर जिला प्रशासन ने कमज़ोर किया है, मगर उसके बाद भी हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पक्षियों पे चल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। सारी मुसीबतों को, सारे संघर्षों को झेलते हुए भी अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे कि बीजेपी के आने के बाद आर्थिक स्थिति आपके परिवार की, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताएं। देखिए, इशारा ये कर रहे हैं कि इससे पहले भी तमाम सरकारें आई हैं। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और कई सरकारें आई और गई। इससे पहले तमाम किसी भी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता विपक्ष में थे, बसपा के लोग भी विपक्ष में थे, कांग्रेस के लोग भी विपक्ष में। लोकतांत्रिक तरीका ये है कि अगर हम सरकार का विरोध करते हैं और आक्रामक तरीके से अगर सरकार का विरोध करते हैं, तो जो राजनीतिक अपराध होते हैं, जो राजनीतिक मुकदमे लिखे जाते हैं, वो तो लिखे ही जाते हैं नेताओं के ऊपर। मगर गोरखपुर जिला प्रशासन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के इशारे पर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को रोकने के लिए कई बार धमकियां देता रहा कि आप जिस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप विरोध मत करिए, आप हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन किसी भी जनहित के मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं, पुतला मत फूकिए, तमाम चीज़ों को। इसमें कई अफसरों का मेरे पास फ़ोन भी आता था कि आप ये कार्यक्रम मत करिए, आप वो कार्यक्रम मत करिए, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, ये है वो है। तो हम उन अफसरों से यही कहते थे कि देखिए, जनहित के मुद्दे पर हम सड़क पर उतरेंगे और आप अपने कप्तान के निर्देश का पालन करिए, और हमारे कप्तान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, हम उनके निर्देश का पालन करेंगे। तो उसके बाद जब अधिकारियों को ये लगा कि ये हमारे डराने से, हमारे धमकाने से नहीं डरेगा, तो अभी एक घटना हुई थी पिछले साल, जब हाथरस में एक घटना हुई थी, एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। तो राहुल गांधी जी उस परिवार से मिलने जा रहे थे। तो राहुल गांधी जी के साथ जो है एक पुलिस अफसर ने अभद्रता की थी, जिसके बाद ये भी खबरें वायरल हो रही थी फेसबुक पे कि अखिलेश यादव भी अगले दिन वहाँ जा सकते हैं। उसको लेकर गोरखपुर का प्रशासन और उत्तर प्रदेश का सारा प्रशासन अलर्ट पे था। सोशल मीडिया पे हमने सरकार को घेरने के लिए एक पोस्ट डाला था
कि कल यानी अखिलेश जी को जब जाना था तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि कल समाजवादी पार्टी के सभी नौजवान कार्यकर्ता संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार रहें। कल अखिलेश यादव जी जा रहे हैं हाथरस। अगर हमारे नेता के साथ किसी भी तरीके की अभद्रता हुई तो बजेगा बाबा जी का घंटा। एक तरीके से आप शासन को चुनौती दे रहे थे। नहीं, चुनौती कहाँ दे रहे थे। राहुल गांधी के साथ अगर जिला प्रशासन ने अभद्रता की तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पे अगर नहीं उतरे, हम तो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं ना। अगर अखिलेश यादव के साथ कोई अफसर हाथापाई करेगा, उनका कुर्ता फाड़ने का प्रयास करेगा, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। हमने तो यही अपील किया था कि अखिलेश यादव जी के साथ राहुल गांधी जी वाली घटना ना दोहराई जाए, नहीं तो सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। उसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया कि बजेगा बाबा जी का घंटा। हाँ। तो ये तो एक तरीके से आप शासन को चुनौती दे रहे हैं। शासन को कहाँ चुनौती है। जब हमारा मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय से हमारे वकील ने कहा कि बाबा जी का घंटा, कौन बाबा, किस धर्म के बाबा, किस कम्युनिटी के बाबा। हमने किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं लिया, हमने किसी पार्टी का नाम उसमें नहीं दोहराया। खैर वो अलग बात है। प्रशासन ने मुझे जेल भेजा, मेरी गिरफ्तारी की गई। मुझे गिरफ्तार इस तरीके से किया गया, आप पता करिएगा अपने सूत्रों से, कि जैसे लग रहा था कोई आतंकी गिरफ्तार करने आए हैं वो लोग। 2 ट्रक पीएसी और 10-20 थाने की पुलिस घर से मुझे उठा के ले गई। उसके बाद दिन भर कम से कम शहर के 10 थानों पर हर आधे घंटे पर बैठा रही थी। क्राइम ब्रांच ऑफिस में मुझे रखा गया। जिस तरीके से मेरे साथ प्रशासन ने बर्बरता की, उनका ये कहना था कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ो, समाजवादी पार्टी छोड़ो, घर पे बैठो। किसने कहा आपसे ये कि अखिलेश यादव का साथ? प्रशासन के लोगों ने मुझसे कहा। प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप अखिलेश यादव का साथ छोड़ो, अपना धंधा पानी करो, काम धाम करो। आप बताइए, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ दें हम। बताइए, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? कौन छोड़ता है भूत के डर से अपना मकान। चलिए, कार्रवाई हुई। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं सरकार के खिलाफ उतरा, सरकार को मैंने चुनौती, कार्रवाई हुई। मैं उस कार्रवाई से कोई भी मुझे आपत्ति नहीं है। मगर आप ये बताइए कि मेरे फादर के नाम कोटे की दुकान थी एक राशन की, जो पिछले 7-8 साल से चल रही थी। तब तक सरकार को कोई अनियमितता उसमें नहीं दिखी। आनन फानन में उसी दिन, उसके अगले दिन जो ऑडियो वायरल हुआ था, आनन फानन में उसके अगले दिन हमारे फादर की दुकान को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, दुकान खत्म कर दी गई। उसके बाद मेरे छोटे भाई के नाम बेतिहाता चौराहे पे टेस्ट कॉर्नर के नाम से एक रेस्टोरेंट चलता था। मेरे नाम भी कुछ नहीं है, मेरे छोटे भाई तनवीर के नाम। आनन फानन में तमाम शहर के प्रशासन के लोग, फूड विभाग के लोग वहाँ छापा मारे और चल रहा था साल भर से, तब उनको कोई अनियमितता नहीं दिखी। छापा मारे तो कहे कि ये खाना आपका बासी है, तो ये है, तो वो दुनिया भर की कमी निकाले, उस दुकान को सील कर दिया। 1 साल हो गया है, दोनों दुकानें मेरी सील हैं। उसके बाद मैं जेल से छूट के आया 1 महीने के बाद, तो मेरे परिवार के लोग इस शहर के सारे अफसरों से मिलने गए कि उस दुकानों को खोला जाए। मेरा लड़का सियासत करता है, आपने उसको जेल भेजा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर मेरा परिवार जिससे चलता है उसको खोल दिया जाए। तो प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उसको खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हाथ पैर लोग थक गए, घर बैठ गए। उसके बाद सुनिए, प्रशासन की गुंडाई किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ हो रही है। मेरे पापा की दुकान के बगल में एक कोटे की दुकान और थी, तो उस कोटेदार ने कहा कि ठीक है अंकल, जो मशीनों से जो राशन वितरण होता है उसको हर आदमी नहीं चला पाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 1-2 घंटा आप तब तक हमारे वहाँ बैठ के देख लीजिए, कुछ हमारी भी हेल्प हो जाएगी, आप भी खाली हैं। तो मेरे फादर दूसरे की दुकान पर जॉब करने गए, तो गोरखपुर के एक बड़े अफसर का स्टोनो कह लीजिए चाहे पियारो, उसने उस दुकानदार को फ़ोन किया और जिस बदतमीजी से बात किया कि तुम साले शब्बीर कुरैशी के बाप को क्यों रखे हो वहाँ पे, हटाओ उसको। उसने कहा अरे सर कोई बात, उसका तुम्हारी भी साले दुकान उसी तरीके से सील कर दी जाएगी। तो बेचारा वो डर गया, उसने मुझे फ़ोन किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, मैंने उसको वायरल भी किया था समाज को बताने के लिए कि देखिए गोरखपुर का जिला प्रशासन किस तरीके से गुंडाई पे आमादा है। हमारे घर परिवार के लोग अगर कहीं प्राइवेट नौकरी भी करना चाहते हैं
तो जिला प्रशासन उसको जो है मना करता है कि इनके घर के लोगों को सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी के ये मजबूत कार्यकर्ता हैं, इनको आर्थिक रूप से तोड़ा जाएगा, तो ये अखिलेश यादव का साथ छोड़कर अपने परिवार को 2 रोटी का इंतजाम करने में लग जाएंगे। मगर उनकी गलतफहमी ये है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जब तक जिंदा रहेगा अखिलेश यादव के आंदोलन को बढ़ाएगा, और उनके तोड़ने से, उनके डराने से समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी, तो ये आरोप नहीं लगा सकते कि हमने ये काम नहीं किया था। ये आरोप सरकार नहीं लगा सकती, प्रशासन नहीं लगा सकता। अभी आपकी दुकानें खुली? कुछ नहीं खुली। मैं हाई कोर्ट गया था, अभी आपको लेटेस्ट एक घटना बताऊँ, मैं पेपर लेके नहीं आया हूँ, दे दूंगा। 1 साल के बाद हाई कोर्ट ने हमारे रेस्टोरेंट को 1 वीक के अंदर रीओपन करने के लिए एक आर्डर जारी किया, हाई कोर्ट का आर्डर। वो आर्डर लेकर मैंने जिस अफसर को रिस्पॉन्डिंग बनाया था हाई कोर्ट ने, उस अफसर को मैंने उस हाई कोर्ट के आर्डर को दे दिया। उसके बाद भी गोरखपुर का जिला प्रशासन मेरी दुकान को रिलीज करने के मूड में नहीं है। अब आप बताइए, न्यायालय के डायरेक्शन को भी मारने का उन लोगों के पास वो नहीं है। अब फिर मैं कंटम में जाऊंगा तो फिर वो मजिस्ट्रेट, वो अफसर बुलाया जाएगा, उसके बाद वो फिर मेरे खिलाफ किसी और मामले में कार्रवाई करेगा। इस मुद्दे को आपने अपने पार्टी के बड़े नेताओं या अखिलेश यादव तक ये बात पहुंचाई थी? भाई, इस मुद्दे को अखिलेश यादव तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की सारी समस्याओं पे हम लोगों के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बड़े अफसरों से बात भी किया। बड़े अफसर गोरखपुर के ये कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सरकार का दबाव है मेरे ऊपर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार वार्ता किया, इस मुद्दे पे कई बार कहा कि आप कार्रवाई करिए, मगर ये कौन सी कार्रवाई है कि हमारे किसी पॉलिटिकल वर्कर के पारिवारिक स्थिति को आपको डैमेज करने का। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है और भरोसा दिलाया है कि समय आने पर सब सही कर दिया जाएगा। जो भी अफसर बदले की भावना से काम कर रहा है, जो भी अफसर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है, उनके खिलाफ समय आने पर कार्रवाई होगी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता उन अफसरों को चिन्हित कर रहे हैं जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो पार्टी के वर्कर बन के काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग में चूँकि बातें काफ़ी खिंच गई, हम फिर से आपकी निजी ज़िंदगी पे ही, पढ़ाई आपने कहाँ से की है? देखिए, पढ़ाई मैंने जो किया है, सबसे पहले मैंने पढ़ाई किया एक खोखा टोला में एंजलिक प्लेवे स्कूल हुआ करता था, वहाँ तक मैंने 6 तक पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया, हाई स्कूल वहाँ से किया। और इंटर में मैं थोड़ा सा सक्रिय हो गया था पॉलिटिक्स में, तो इंटर का मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैं वहाँ तक, अब झूठ तो बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने हाई स्कूल और 11th तक वहाँ पढ़ाई की। इंटर में जैसे ही एडमिशन मेरा हुआ, उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरा रुझान वहाँ से कम हो गया और देखा कि जिस तरीके से समाज में लोगों की मदद करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी कम्युनिटी की मदद करना है, तो राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। संगठन में पद पाया, पदाधिकारी बना। उसके बाद पढ़ाई वहीं से मेरी डाउन हो गई, वहाँ से मैंने पढ़ाई को छोड़ा। उसके बाद फिर राजनीतिक फील्ड में आ गया। 2009 में मैं समाजवादी युवजन सभा का महानगर का अध्यक्ष बना और लगातार पार्टी के हर संघर्षों में पार्टी के साथ खड़ा रहा। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा आशीर्वाद मिला और अभी तक मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ समाजवादी युवजन सभा। 2009 से ही हैं? जी। अच्छा, जब आप बता रहे हैं कि जब आप इंटर में गए, राजनीति में उतरे, उस समय समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करना आपके दिमाग में था कि मुझे इसी पार्टी में जाना है? बिल्कुल, इसलिए ध्यान में था। देखिए, मैं इस समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग मैंने सिर्फ इसलिए किया कि उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, इंटर का बच्चा, क्या अच्छा लगता? बता तो रहा हूँ कि जब मैं पहली बार पद पा के लखनऊ में गया, तो हमसे एक हमारे पार्टी के नेता, जब मैंने पहली बार मीटिंग को अटेंड किया, तो एक नेता ने कहा, इस नाबालिग को किसने यूथ का अध्यक्ष बना दिया। तो उनको लगा कि भाई उम्र कम है, ये कैसे चलाएगा संगठन, कैसे चलाएगा अध्यक्ष जी। मगर आपकी दुआ से जब मैंने बोलना शुरू किया, तो उनको लगा कि इसके अंदर दम है, ये आगे बढ़ सकता है, काम करेगा ये।
तो मैंने अपनी बातों को तार्किक तरीके से रखा। तो उनको लगा कि हाँ, ये हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, समाजवादी युवजन सभा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद लगातार मैं काम करता गया और कई प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा के बने। आगे लोगों का प्रमोशन हुआ, लोगों ने फिर मुझे मौका दिया मेरे काम को देखते हुए और अभी भी मौका दे ही रहे हैं। और अब तो उम्मीद ये है कि हम लोग सिर्फ एक मिशन पे काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोगों का मकसद है। मैं उसी सवाल को दोहराता हूँ, जब आप एक छात्र थे, छोटे बच्चे रहे थे, क्या अच्छा लगा आपको देख करके कि आपने चाहते तो आप दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर लेते, समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी को इसलिए हम लोगों ने ज्वाइन किया कि माननीय नेताजी की विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित था। नेताजी संघर्ष की राजनीति से आगे बढ़े, गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई को लड़ते थे। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी का जब समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने देखना शुरू किया तो हम लोगों को अखिलेश यादव जी को देखकर एक ऊर्जा मिलती थी। और अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते थे, ये हम देखते थे। तब उस समय बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं हुआ करता था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मगर मैं देखता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो है, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी हर मुसीबतों में खड़े रहते थे। कुछ कर ना पाए मगर कोशिश पूरी करते थे। उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने वर्करों की हर स्तर पर मदद करते थे। तो मुझे लगा कि यही एक ऐसी पार्टी है जिससे जुड़ के हम समाजवादी पार्टी को मजबूत भी कर सकते हैं और समाज में अपने आप को भी मजबूत कर सकते हैं, अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद को अगर साथ में लेके चले तो। इसलिए हम लोग अखिलेश यादव की विचारधाराओं को अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को अखिलेश यादव से जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। राजनीति में आदर्श किसको मानते हैं? अभी आप मुलायम सिंह की भी बात कर रहे थे, ओवरऑल अगर बात करें तो राजनीति में आप किसको अपनाते हैं? देखिए, राजनीति में हमारे आदर्श और हमारे जैसे सैकड़ों नौजवानों के आदर्श आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। राजनीति में आप अखिलेश यादव? बिल्कुल अखिलेश यादव ही हम लोगों के सब कुछ हैं और अखिलेश यादव जी को ही हम लोग आदर्श मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक अखिलेश यादव जी को अपना आइडियल हम लोग मान के चलेंगे और आगे उनके नक्शे कदम पे हम लोग उनकी पार्टी को मजबूत करेंगे। 22 में 22 किल, ये जो आप लोग नारा लगाते हैं, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुद्दों का वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाई है। पहला एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जिन जिन चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं, उन एजेंडों को हम पूरा करने की बात करेंगे। और ये भी हम लोगों ने कहा है कि जो अखिलेश यादव जी की आइडियोलॉजी है, जो अखिलेश यादव जी की सोच है, उसको सड़कों पर उतारने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिक्षा को लेकर चुनाव में आएंगे, हम लोग स्वास्थ्य को लेकर चुनाव में आएंगे, हम लोग नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर चुनाव में आएंगे, हम लोग गरीब महिलाओं, बच्चों को पेंशन नौकरी देने के नाम पर चुनाव में आएंगे, हम लोग फिर से लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और शहर को विकसित करने के नाम पर चुनाव में हम लोग आएंगे। हम लोगों की कोई भी सियासत धर्म और जात पे निर्भर नहीं करती। भाजपाइयों द्वारा ये जो लोग माहौल बना रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुसलमान, उस मुद्दे पे हमको कोई राजनीति नहीं करना है। हमारे नेता विकास के नाम पर, सिर्फ अब विकास के नाम पर ही चुनाव मैदान में आएंगे। शिवपाल यादव के साथ गठबंधन की बात चल रही है, आपको क्या लगता है गठबंधन होने से कितना फायदा? देखिए, शिवपाल यादव जी का जो मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार आदरणीय शिवपाल जी के मसले पर टीवी और मीडिया में इस बात को लगातार कह रहे हैं। शिवपाल यादव जी का कार्यकर्ता के रूप में आपको क्या लगता है गठबंधन होना अच्छा रहेगा पार्टी? नहीं, ये देखिए, ये बड़ा विषय है, ये विषय बड़ा है, बड़े लोगों का विषय है। ये परिवार का मामला है, उसमें बोलने का हमारा भी कोई अधिकार नहीं है और किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि शिवपाल यादव कोई दूसरे दल के कार्यकर्ता और नेता नहीं है, न कोई बाहरी व्यक्ति है। शिवपाल जी अखिलेश जी के रिश्ते में चाचा हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई हैं। ये परिवार का मामला है। इस मामले पे अगर कोई परिवार का व्यक्ति आपसे
आप उससे सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो दूसरा मामला, वो परिवार का मामला है, उसमें बोलना हम अपने आप को उचित नहीं समझते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी सम्मान करते हैं आदरणीय शिवपाल जी का, वो कल भी करते, कहते भी हैं वो इस बात को। सम्मान वाली बात। अच्छा, यूपी में अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, कैसे देखते हैं? कई जगह आपके प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, कैसे देखते हैं? देखिए, देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय बुलडोजर पार्टी हो गई है, जेसीबी वाली पार्टी, इसको देखना कैसे है? आप खुद समझदार और एक अच्छे शहर के पत्रकार हैं, आप बताइए कि ये पंचायत चुनाव में जनता ने वोट दिया था कि जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्षों को वोट दिया था? तो प्रत्यक्ष रूप से रहती है। कैसे रहती है? आप बताइए, आम नागरिक का ये चुनाव था कि जिला पंचायत सदस्य द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को देने का चुनाव था। आप सिद्धार्थनगर में देख लीजिए, मोनू दुबे जो हमारी पार्टी के समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके प्रशासन द्वारा जेसीबी लगाकर उनका घर और उनके घर के सामने की सड़कों को नोचा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को रोकिए चुनाव ना लड़ने से। आप बस्ती में देख लीजिए, महेंद्र यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। आपका चुनाव, समाजवादी पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो रहा था, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी हर जिले के एसपी और डीएम से। यही काम तो आप लोग भी करते थे। कहाँ हम लोग करते थे? बताइए, हम लोग पर्चा किसी का अखिलेश नहीं, पर्चा भरने से आप एक भी मिसाल बता दीजिए ना। आप खुद बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किन जिलों में पर्चा ना भरने दिया गया? किन जिलों में? गोरखपुर में भी चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, गोरखपुर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उस समय तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप जानते हैं ना कि एक चीफ मिनिस्टर की ताकत कितनी होती है, मगर पर्चा भरा गया, वोट भी पड़ा, पर्चा भी भरा गया, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता। मगर इस समय तो पर्चा ही नहीं भरने दिया जा रहा था, तो वोट कैसे पड़ेगा? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि अगर पर्चा भर दिया गया तो जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो बीडीसी सदस्य हैं वो अखिलेश यादव को वोट देने जा रहे थे। जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत के सदस्य लोग वो अखिलेश यादव को वोट देने जा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर हम वोट करा देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को कबूला है कि अगर चुनाव हो जाता तो बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार जाती। ये बात बीजेपी जानती थी, इसलिए बीजेपी ने पर्चा दाखिल करने से ही रोक दिया। आप बताइए, खोराबार में अभी शैलेश यादव हमारी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार थे। पार्टी के लोग सारे अधिकारी खड़े थे, वो 2 प्रस्तावक और अपने गए अंदर पर्चा दाखिला करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पर्चा दाखिला। अंदर जाते ही उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनका पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया और 3 बजे वो बाहर निकले। हम लोगों को लगा कि पर्चा भर गया होगा, मगर जब बाहर निकले तो कह रहे मुझे मेरा पर्चा ही नहीं भरा गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत। लगता है धांधली हुई है चुनाव। अरे हमको क्या लगता है, पूरे शहर को लगता है, पूरे देश और प्रदेश को लगता है। जब आप बताइए कि थानेदार, डीएम, एसपी, कलेक्टर जब सब बीजेपी को जिताने में लगे हैं तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? आप वोट डालने जा रहे हैं, आपको जेसीबी लगा के आपका घर गिरा दिया जा रहा है, आपकी गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिख दिए जा रहे हैं। क्या करेगा आदमी? ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर रहे हैं। ये नई राजनीति को जन्म दे रही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी जनसंख्या को लेकर के एक नई नीति लागू की गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, जनसंख्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नीति लागू हो रही है वो पूरी तरीके से फेलियोर है। इसलिए फेलियोर है कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4.5 साल लगभग हमको लगता है सरकार को हो गया है, अभी उन्होंने नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर कितनी नौकरियां दी हैं कि उनको घबराहट हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो हम नौकरी दे देंगे। लेकिन आप तो ये मानते हैं ना कि अगर बेरोजगारी भी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो अधिक जनसंख्या होने के कारण ये समस्या आती है। हाँ, जनसंख्या तो अब बताइए कैसे दिल्ली में कैसे अरविंद केजरीवाल नौकरी दे रहे हैं और बिजली फ्री कर रहे हैं, गैस फ्री कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है ये? उत्तर प्रदेश में अगर दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बहुत मैं बता तो रहा हूँ, सरकार से आप रेवेन्यू, सरकार जनता से रेवेन्यू ले रही, टैक्स ले रही है हर चीज़ का, वो पैसा कहाँ जा रहा है?
कहाँ पैसा जा रहा है आप बताइए ना, आखिर कहाँ पैसा जा रहा है, किस दिशा में आपका पैसा खर्च हो रहा है? क्या आपने गोरखपुर में नया कर दिया बताइए? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में क्या आपने 500 बेड का जो हॉस्पिटल उन्होंने जिसका उद्घाटन किया तो बनवाया किसने था? अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था, फीता माननीय मुख्यमंत्री जी ने काटा है, कोविड-19 के लिए उसका वार्ड बनाया था। एम्स का आप बताइए, एम्स जो है उसकी ज़मीन किसने दिया था? उसकी ज़मीन अखिलेश यादव जी पिपराइच में दे रहे थे, दिए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर उस ज़मीन को विवादित कर दिया। फिर वो प्रचार करने लगे कि अखिलेश यादव को गोरखपुर में एम्स नहीं बनने देना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गन्ना शोध संस्थान की ज़मीन को सरकार को फ्री में दिया और कहा कि एम्स बनना चाहिए, और बना। गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा किसने दिया? आप बताइए, गोरखपुर में कहाँ है उनकी परियोजना? कह तो रहे थे कि सरकार बनेगी तो गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, ये करेंगे, क्या बना? गोरखपुर में आज भी 1 घंटे की बारिश हो जाए भाई साहब तो आप गाड़ी आपकी डूब जाएगी। यही विकास है? विकास क्या है? कोई नया आप बताइए ना, क्या विकास है? हम भी तो जानना चाहिए कि विकास क्या है। कोई ऐसा काम है कि कुछ दिखाई दे रहा है? जो परियोजनाएं ये चला रहे हैं, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारी परियोजनाओं में पैसा अखिलेश यादव जी की सरकार में जारी कर दिया था। दुर्भाग्य ये था कि हमारी सरकार चली गई, उस पर इन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया और कुछ भी नहीं किया इन्होंने 4.5 साल की सरकार। योगी जी फीता काटने का काम कर रहे हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, अभी आपके इतने कार्यकर्ता हर जगह पीटे जा रहे हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। कोई भी मुद्दा होता है, अखिलेश यादव जी ट्विटर, फेसबुक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी के माध्यम से, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को भी ज़मीन पे आकर के लोगों के बीच में रह करके संघर्ष करना चाहिए? ये अंदर खाने दबी जुबान में भी ये सपा के लोगों का कहना है। ठीक है, आपकी बात का जायज़ बात है, इसका जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सड़क पर उतरें तो कोविड-19 का उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। बीजेपी के लोग रैलियों पे रैली करें तो कोविड-19 का उल्लंघन नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के लोग जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो पार्टी कार्यालय दफ्तर के बाहर 10 थाने की फोर्स लग जाती है और 2 गाड़ी पीएससी लग जाती है और मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और तमाम अधिकारी खड़े हो जाते हैं डंडा और रस्सी लेकर। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं? सर, हमको ज्ञापन देना है जिला। क्यों जा रहे हैं? कोविड-19 का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग जब सड़क पर उतर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये महामारी फैला रहे हैं, और मोदी जी, योगी जी लगातार रैलियों पर रैली कर रहे हैं तो उससे महामारी नहीं फैल रही है। अरे ये सरकार के लोग, ये प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ प्रशासन है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ को खुश कर रहे हैं, मगर इनको नहीं मालूम है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। ये अफसरों से मेरा निवेदन है कि आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई उनके माँ बाप लोग बहुत उम्मीदों से कराते हैं। वो ऐसा कोई काम ना करें कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बच्चों को आईएएस और आईपीएस की तैयारी नहीं कराएगा। जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस अफसर किसी दल के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो लोग कहेंगे कि आईएएस और आईपीएस बनने से बढ़िया है कि घर में तुम बनिए की दुकान खोल के बैठ जाओ। ये तरीका है। और जो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अखिलेश यादव जी सब करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, सरकारी बनाए, मगर किसी को बताएंगे नहीं। हम क्यों बता दें कि हम सड़क पे कब उतरेंगे? बीजेपी को जितना प्रयास करना है वो कर ले। अब चुनाव सारे खत्म हो चुके हैं। ये अंतिम चुनाव था ब्लॉक प्रमुख का, ये चुनाव खत्म हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सड़क पे निकलेंगे तो बीजेपी रोक नहीं पाएगी उनके तेज को। समझ लीजिए, बीजेपी उनका सामना नहीं कर पाएगी। बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को दबा सके। नौजवानों की बड़ी टीम निकलेगी, नौजवान तैयार बैठा है। हमारे नेता बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे और सरकार की पोल को खोलेंगे और जनता से हर वो वादा करेंगे जो अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। सारे लगता है 351 का जो टारगेट है उसको जरूर। बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश यादव का सच्चा सिपाही हूँ। प्लस 351 प्लस करने का हमारा लक्ष्य होगा, हमारा टारगेट होगा।
बाकी जो भी जनादेश होगा उसको माना जाएगा। भाई चुनाव में हम भी आए हैं तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुमत की सरकार बनाएं। बाकी जनता जनार्दन देख रही है जुल्म जास्ती कौन कर रहा है। आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही भारतीय जनता पार्टी के लोग देते थे। अभी आपने देखा कि एक महिला की साड़ी खोली जा रही थी, एक बहन की, यही कार्रवाई भी तो की गई, पूरे थाना सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, पहले भी हो गई, पहले आरोपी की आज दूसरे आरोपी तो कह रहे हैं उसकी इज्जत वापस आएगी। अब पहले आप मुझे सड़क पर नंगा कर दीजिए, फिर उसके बाद कार्रवाई कराइए। एक महिला को गोली मार दी गई, ये कार्रवाई थोड़ी, ये कैसी कार्रवाई है? पहले आप मेरे शरीर के कपड़े को उतार दीजिए, उसके बाद कार्रवाई करिए। अभी आप देखिए आजमगढ़ में एक जो SC जो महिला थी पासवान, उनके साथ वहाँ के CO ने किस तरीके की बदतमीजी किया। भाई कार्रवाई तो आप करेंगे, कार्रवाई आप इसलिए करेंगे कि आपकी खुद थू-थू हो रही है। जब आपको लोग थू-थू कर रहे हैं तब आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी इज्जत वापस आएगी, जिसकी साड़ी सड़क पर उतार दी जाए, जिस माँ बहन की, उसकी इज्जत वापस कैसे देंगे मुख्यमंत्री जी? वापस बताइए आप कैसे देंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या महिलाओं के लिए उन्होंने अभी तक किया? कोविड-19 के समय में जो बुरा हाल था सरकार का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 108 नंबर की जो एम्बुलेंस थी वो सरकार ने बंद कर दिया। उसका इस्तेमाल सरकार नहीं करवा पा रही थी, बंद कर दिया था उसको। चल रही है, हाँ चल रही है, उसका बदल दिया, उसको 112 कर दिया। वो तो 112 इसलिए किया गया कि उस पे जैसे 100 कई सारे नंबरों को मिलाकर नहीं कर रही है, उसमें ड्राइवर नहीं है। जो ड्राइवर थे, चालक ने, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, सब लोग गाड़ी खड़ी कर दिए। आखिर वो काम में तो आ रहा था ना, उसमें थोड़ी ना कोई समाजवादी भाजपा कार्यकर्ता BSP कांग्रेस किसी के घर के लोग उसको इस्तेमाल कर, उस पर थोड़ी लिखा था। देखिए ऐसा है, इनका एक मामला है, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। इनका यही सीधा सीधा फंडा है। इनका अंतिम समय शुरू हो गया है। सरकार निश्चित रूप से जा रही है, अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये गलतफहमी में है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब यही तो नहीं बताना है कि हम कर क्या रहे हैं या हम निकलेंगे कब। सब इनको बता के अब नहीं करना, हमारा काम हो रहा है। पार्टी हमारी और हमारे जैसे कार्यकर्ता को जिस दिशा में काम करना है वो लोग काम कर रहे हैं। शब्बीर जी, चलते चलते आखिरी प्रश्न से, भविष्य की क्या आपकी योजनाएं हैं और क्या 2022 में चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का आप भी आवेदन करेंगे, टिकट मांगेंगे? देखिए ऐसा है कि भविष्य की जो बात है वो भविष्य में देखी जाएगी। पहला टारगेट और आखिरी टारगेट, बेस्ट CM अखिलेश यादव, यही हमारा आखिरी टारगेट हो। पहला, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही अपने भविष्य के बारे में मैं सोचूंगा कि अब मुझे किस दिशा में काम करना है। मतलब आप टिकट के लिए आवेदन नहीं करेंगे? नहीं, आवेदन वो देखा जाएगा ना। अभी तो हमारे जैसे तमाम हजारों नौजवानों, करोड़ों नौजवानों का भविष्य खतरे में है। उनका भविष्य बेहतर होगा तभी जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग का अभी कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्य है, सिर्फ एक टारगेट, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम लोग मान लेंगे कि हमारा और हमारे जैसे तमाम नौजवानों का भविष्य आगे उज्ज्वल है, ये हम लोग मान लेंगे। पहला टारगेट आपकी भविष्य की योजना है कि पहले अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। शब्बीर जी, आप हमारे चैनल में आए, अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को अपने इस चैनल पर बैठाया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे शब्बीर कुरैशी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पे बहुत खुलकर बात की। व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।